हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 83 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट सही होगा, यानी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाएं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों। वन्य नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। तो चलिए फोर्थ नंबर है यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं, पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बतलाइए। इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि भी कर रहा है। ए है यानी कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और कारण है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी केवल सेकंड और थर्ड, यानी फंगस जिसे कवक कहते हैं और बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये अपघटक जीव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि एक घास स्थलीय इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी आप यहाँ पर इकोसिस्टम जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, तो आप उसे देख सकते हैं कि अगर घास की बात करें तो घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? तो सर्प। तो इस प्रकार ये जो चेन बन रहा है, ये इकोसिस्टम का चेन, ये बिल्कुल करेक्ट चेन है। नेक्स्ट है कि जैव वानिकी यानी बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड। सेकंड है कि यह पारिस्थितिकी का पर्याय यानी साइनोनियम है तथा यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं एट्थ की तरफ कि प्राकृतिक उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रभाव क्षेत्र इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट, केवल सेकंड, यानी पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एजी टॉन्सले नामक व्यक्ति ने किया था, तथा सेकंड है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषित कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड टेंथ की हम लोग बात कर लें कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैंग्रोव। मैंग्रोव की अगर घटती उत्पादकता यानी जिसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, बड़ा से छोटा, तो मैंग्रोव से थोड़ा छोटा घास स्थल है, घास स्थल से थोड़ा छोटा झील और झील से महासागर, इस प्रकार ये सीरीज चल रहा है। ठीक है ना फ्रेंड? तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए 11th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट यहाँ पर राइट है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम को निर्देशित करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे का आहार यानी भोजन द्वारा पोषित होती है। और इसी का भी जो चेन हम लोग मेंढक और टिड्डा वाला पढ़े थे अभी कुछ थोड़ा देर पहले, तो वो था।
तो चलिए 12th की बात हम लोग कर लेते हैं कि जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी मृदा निर्माण, सॉइल इरोजन जिसे मृदा अपरदन कहते हैं उसको कंट्रोल में लाना, अपशिष्ट का पुनः चक्रण तथा सस्य परागन। तो चलिए फ्रेंड 13th की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी वैश्विक तापन, आवास का विखंडन तथा विदेशी जाति का संक्रमण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार हेल्पफुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल फर्स्ट और थर्ड यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। तो चलिए 15 है कि भारत सरकार सिबक थोड़ की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है। तो इट्स करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। आप बैक कर देख लीजिएगा। तो चलिए 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट पूर्वी हिमालय। तो चलिए 17 है कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यानी जाति बहुतायता, अस्थानिकता तथा आशंका बोध। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। फर्स्ट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, बिल्कुल गलत बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो 4 हैं भारत में वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही है। सेकंड है कि भारत में जो चार जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ वो थोड़ा सा गलत है, तो आप नोट कर सकते हैं कि वे चारों कौन से हैं। पहला पूर्वी हिमालय, नेक्स्ट पश्चिमी घाट, थर्ड है इंडो बर्मा क्षेत्र और फोर्थ है सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह में सुंडालैंड स्थित है। तो चलिए 19 की बात कर लेते हैं कि भारत की जैव विविधता प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ ऑप्शन बी यानी सेकंड और थर्ड पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल फर्स्ट और थर्ड पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। तो चलो 21 की बात कर लेते हैं कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा एक प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी केवल सेकंड। संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज के पौधे रहते हैं या फिर जानवर रहते हैं उनको रेड डाटा बुक में उनका लिस्ट शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले 23 की कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन उपरोक्त में सही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी जिसे कंदली भी कहते हैं और हिम तेंदुआ ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। चीता की अगर बात कर ले तो ये नेचुरल रूप से भारत में चीता नहीं पाया जाता है, लियोपार्ड। नेक्स्ट है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की जनसंख्या तीव्र गति से घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी थर्ड और फोर्थ सही हैं। आप बैक कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यानी सब के सब। इसे 1975 ईस्वी में भारत का अभिन्न अंग बनाया गया सिक्किम को। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है तथा इसके मुख्य निवासी लेप्चा और भूटिया जनजाति के लोग होते हैं। तो 26 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ। फर्स्ट है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक रहती है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड है कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर
उन्तांशों की तुलना में निम्नतर उन्तांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। ये बोथ करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 28 की बात कर लें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी यानी केवल सेकंड, यानी भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर से पूछ सकता है कि भारत में जो स्लो लोरिस है वो भारत के किस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उत्तर पूर्व के सघन वनों में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो सब के सब यानी चिल्का झील, केवलादेव, लोकटक झील और वूलर झील, ये सब के सबको रामसर का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी सभी। नेक्स्ट 30 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी केवल फर्स्ट। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी यानी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि वर्ष 2005 है ना, 16 फरवरी 2005 में लागू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी सही है। तो चलिए फ्रेंड, अगर हम लोग बात कर लें सेकंड गलत क्यों है, तो सेकंड कह रहा है कि क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षमता से संबंधित है, ये गलत है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यह एक इंटरनेशनल संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, इस इंटरनेशनल संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 33 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट। कार्बन जमाव जिसे कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं, तो कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति यानी CDM क्योटो नवचार युक्तियों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट 34 की अगर हम लोग बात करें कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, ऐसा क्यों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी केवल सेकंड। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड 35 की हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि किसी महासागर की पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर राइट हो रहे हैं। फर्स्ट है कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 36 की तरफ कि ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है कि ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। नेक्स्ट थर्ड है यहाँ पर कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और फोर्थ है कि यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तट के बढ़ने से इसी वर्षा पर नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो आगे बढ़ 37 की तरफ कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौरे आने लगते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो, और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो मैं इसका करेक्ट आंसर बतला ही चुकी हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी सभी चारों, यानी हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में इंक्रीजमेंट। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब के सब सही है। यानी धान के खेत, कोयले के खनन, आर्द्र भूमि तथा पालतू पशु ये सब ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं।
नेक्स्ट 40 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन से मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन तथा शून्य जुताई। तो चलिए फ्रेंड 41 की तरफ बढ़ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? कारणों को तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ कारण यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए 42 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? आप यहाँ पर देख सकते हैं 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी सब के सब सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ रहे 43, आप कथन और कारण आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती। तो ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका क्या प्रयोग है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यानी CFC की अगर बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो सुघट फोम के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है तथा एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में CFC का यूज किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? तो ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चलिए 46 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? आप यहाँ पर देख लीजिए। और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। आप इसे अच्छे से पढ़िए फ्रेंड और बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। ठीक है, ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में इसे इंक्लूड था। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पूर्ण वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधनों की पूर्ति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन डी, यानी सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे 48 के सेकंड और थर्ड। सेकंड है कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना तथा देश की कुल भूभाग का 1/3 को वनाच्छादित करना। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे 49 की तरफ कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, यानी अगर इस सीरीज की बात करें तो सबसे पहले पोजीशन पर मणिपुर आ रहा है, उसके बाद उड़ीसा, तब महाराष्ट्र और लास्ट पोजीशन पर इस सीरीज में हरियाणा आ रहा है। तो चलिए 50 की अगर बात कर लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 51 में आप कथन और कारण देख सकते हैं। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन है कि वन नवीनीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है, तथा ये पर्यावरण की गुणवत्ता को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, यह बात भी सही है। तो चलिए 52 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कथन और कारण आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि एल्यूमिनियम एक ग्रीन कलर की धातु रहती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 53 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और बतलाइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो 53 की अगर बात कर लें तो फ्रेंड तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड सही है कि राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का जो मेन मोटो उद्देश्य है तो भारत के 1/3 यानी 1/3 क्षेत्रों को वनों से ढकना है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बट फर्स्ट यहाँ पर गलत है। अब देखिए फर्स्ट को सुधारते हैं। फर्स्ट है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में, नहीं 20% नहीं है, कितना है 21.05%। और उसके बाद है कि कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है, तो ये 40% सघन वन क्षेत्र नहीं है, जबकि 58.4% सघन वन क्षेत्र है तथा खुला वन क्षेत्र हुआ 41.6%। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 54 काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये सब जो कथन कहा गया वो सुंदर वन के बारे में कहा गया है।
नेक्स्ट 55 यहाँ पर कथन और कारण है और ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, बिल्कुल सही, और ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आप पढ़िए इधर। और 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब सही हैं, तो आप इसे बैक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 57 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है कि जुलाई 2004 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु के कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग हुआ, बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। चलिए ये सभी सही हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ फ्रेंड, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तारा कछुआ मॉनिटर छिपकली तथा वामन सुअर, जबकि स्पाइडर वामन ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 59 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 60 है कि भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से संकटापन्न जातियां हैं? तो ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट, मगरमच्छ। तो चलिए 61 है कि निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सब इंडेंजर्ड स्पेसीज में आ रहे हैं, यानी घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म और अनूप मृग, ये सब। तो चलिए 62 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए तथा आर दोनों से एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। यानी अगर नोकरेक की बात करते हैं तो नोकरेक मेघालय में है। मनास की बात करें तो असम में। ध्यान दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। और अगस्त्य मलाई कहाँ सिचुएटेड है? तो अगस्त्य मलाई केरल में सिचुएटेड है। तो चलिए 64 की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी नीलगिरी जो जैव मंडल क्षेत्र है उसका स्थापना कब किया गया? तो 1986 में। नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989 तक, कंचनजंगा वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नोकरेक नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो यह मेघालय में, बिल्कुल सही बात है। जबकि सिमलीपाल जो है वो असम में नहीं, उड़ीसा में है। दिहांग देबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिक्किम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। तथा अगस्त्य मलाई कर्नाटक में नहीं, पश्चिमी घाट में सिचुएटेड है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 66 की तरफ, कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, यानी केवल फर्स्ट। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व जो है वो गारो पहाड़ियाँ में है। लोकटक झील की अगर बात करते हैं तो ये बरेल क्षेत्र में नहीं है, मणिपुर में है। और नामदफा नेशनल पार्क डाफला पहाड़ियाँ पर स्थित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए 68 है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए 68 का जो करेक्ट आंसर है कि अगर एक्स का जो बात यहाँ पर किया गया किसके बारे में कहा गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाथी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों का परीक्षण करें तथा कूट से सही उत्तर का चयन करें। पढ़ लीजिए आप इधर। और 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट 70 आप मैच द फॉलोइंग यहाँ पर देख सकते हैं। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो एमपी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, रोहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश तथा गिर नेशनल पार्क गुजरात में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड राइट है। फर्स्ट है कि भितरकनिका उड़ीसा ये लवन जल मगर के लिए जाना जाता है, और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है ये महान भारतीय सारंग के लिए जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़े 72 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ऑप्शन बी 72 का करेक्ट हो जाएगा, यानी नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में है। ओखली पक्षी विहार गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है तथा पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा के पास पाया जाता है।
नेक्स्ट 73 यहाँ पर फिर मैच द फॉलोइंग और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में की अगर बात करें तो सिमलीपाल तथा कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। तो चलिए 74 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 74 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो ये बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा नेशनल पार्क एकल सिंह वाले गैंडा के लिए फेमस है। सुंदरबन नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है, तथा अगर सिमलीपाल की बात करें तो वो हाथी अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं उड़ीसा में है। तो चलिए 76 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो है वो वाराणसी में है, करेरा नेशनल पार्क झांसी में, जयसमंद नेशनल पार्क उदयपुर में तथा नाहरगढ़ नेशनल पार्क जयपुर में। तो चलिए 77 यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, बी सही है। यानी बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में है, मेलघाट और बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है और पाकुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 78 में मैच द फॉलोइंग है और 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब बैक कर पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, तो ऑप्शन बी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी बांदीपुर नेशनल पार्क, मानस और सुंदरबन भितरकनिका एक टाइगर रिजर्व में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट 80 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये बिहार में नहीं पश्चिम बंगाल में है, बाकी सब सही हैं। 81 आप देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग है और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है, यानी गर्म पानी अभ्यारण्य जो है फ्रेंड वो पड़ रहा है असम में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, पाखल नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। तो चलिए 82 की तरफ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 83 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, आप देख लीजिए और 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, आप बैक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी, यानी बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो तमिलनाडु में नहीं कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोई भी नहीं। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो उस उद्यान से होकर बहने वाली नदी गंगा नहीं है, राम गंगा है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, राम गंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं, तथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नहीं, कुंती नदी बहती है। तो चलिए 86 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी। नेक्स्ट है फ्रेंड 87, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वो किसके लिए सुरक्षित है, तो एक सिंह वाले गैंडा के लिए, गिर नेशनल पार्क शेर के लिए, सुंदरबन बाघ तथा पेरियार नेशनल पार्क की अगर बात करें तो हाथी के लिए। यहाँ पर भी आप 88 देख सकते हैं, 88 पे भी मैच द फॉलोइंग है और 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी केवला देव नेशनल पार्क की अगर बात करें हम लोग तो वो भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बढ़ रहे 90 की तरफ, यहाँ पर कथन और कारण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कथन है कि कोयला आरक्षित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, यह भी सही है, तथा कोयला के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, बोथ आर राइट, बट ये एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट 91 की बात कर लेते हैं कि जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है, इस संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, यानी केवल फर्स्ट है कि नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड 92 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जिसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल कहते हैं, ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्यों? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट और थर्ड की वजह से। फर्स्ट है कि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त
कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है तथा ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। तो चलिए 93 की अगर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, और 93 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर पर देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। तो चलिए 93 के बाद 94 है कि भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। फर्स्ट है कि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है तथा पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिसमें से आधा ओइलिक एसिड होता है। तो चलिए 95 है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का क्या कारक तत्व हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि ज्वलंत मुख से पोषकों का स्राव, मॉनसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 96 की तरफ। कथन और कारण, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु का जो प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन, वो उच्च स्तर का रहता है, ठंडे के दिन में बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 97 है, यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी अगर एस्बेस्टस धूल की बात करें तो वो फेफड़ा को प्रभावित करती है। सीसा के जो प्रदूषक होता है सीसा से, वो दिमाग को। पारा की अगर बात करते हैं तो वो उदर यानी पेट को, तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं धमनियों को। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 98 की तरफ कि शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि प्रगलन इकाइयाँ तथा पेंट। तो चलिए 98 का तो अभी मैं जस्ट बताया कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो चलिए मैच द फॉलोइंग है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो हृदय को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। धूल कण श्वास संबंधी रोग को उत्पन्न करता था। सीसा यानी लेड से केंद्रीय नर्वस सिस्टम हमारे कमजोर हो जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं लास्ट और 100 क्वेश्चन नंबर की तरफ कि एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड यानी कनाडा तथा नॉर्वे ये एसिड रेन से क्षतिग्रस्त होते हैं, और इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।